आपसे जब बातचीत शुरू हुई तो आपसे हमने कहा कि जैसे जो कठिनाइयाँ हम सबको आती हैं कि आप अपना परिचय दीजिए, तो आपने अंग्रेज़ी और हिंदी का एक पीडीएफ हमको भेज दिया। उसको मैंने 2-3 बार पढ़ा और 2-3 बार पढ़ने के बाद में ये लगा कि एक ज़माने में संक्षिप्त इंटरव्यू टाइप का होता था, ये उसका एक जवाब है। लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने बहुत, मैं ये कहूँगा कि पासिंग रेफरेंस में कह दी हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कि बात होनी चाहिए। आपको लोग हिंदी और हिंदी में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में जानते हैं, लेकिन जो आपके एकेडमिक काम से परिचित हैं वो शायद ये नहीं जानते कि शायद बीए के बाद आपने विश्वविद्यालय नहीं देखा। हिंदी और अंग्रेज़ी की इस दुविधा में शिक्षा को लेकर और अपने आप जो ट्राई एंड एरर वाली जो आपकी पद्धति है उसको लेकर आप जब वापस लौटते हैं अपनी शुरुआत में, तो आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से रुझान हैं जो आपको इतना प्रेरित करते हैं कि आप हर बार अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए एक फील्ड छोड़कर दूसरी फील्ड में जाते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों के प्रति एक हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इतना समय निकाला और इस तरह का आयोजन किया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि हाँ इस तरह का आयोजन होगा और इस तरह से बहुत तैयारी के साथ में 5 हिस्सों में बांट के सवाल पूछे जाएंगे। मेरे दिमाग में तो कुछ इस तरह की बात थी कि आजकल जो मैं हिंदी और उपनिवेशवाद और भाषा और उपनिवेशवाद की भाषाई विचारधारा के बारे में जो लिख पढ़ रहा हूँ, शायद उसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं होंगी और कुछ एक बातें मेरे बारे में भी होंगी। लेकिन आप लोगों का आयोजन तो बहुत मैं कहूँगा सुव्यवस्थित किस्म का है। बहरहाल अब तो मैं आपके हवाले हूँ, तो आप जैसे जैसे कहेंगे उस तरह मैं करूँगा। हिलाल ने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही दिलचस्प सवाल है और कठिन सवाल है। एक तरह से जितने भी सवाल आप पूछने वाले हैं, मेरा अंदाज़ है कि सारे सवाल मेरे लिए बहुत ही कठिन साबित होंगे, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी सार्वजनिक मंच से अपने बारे में कभी भी एक भी शब्द नहीं बोला है, और जो लिखा भी है वो बहुत मजबूरी में, किसी ने बहुत जोर डाला, किसी को कहीं कुछ छापना था। जैसे जो आपको हिंदी में लिख के मैंने भेजा था, वो एक तरह से कोई लेखकों के बारे में कोई एक डेटाबेस बनाया जा रहा था, तो उसमें लिखवाया गया था, तो उसमें मैंने लिख के भेज दिया था। एक बार एक फेलोशिप के लिए मैंने आवेदन किया था, तो उन्होंने एक सेल्फ ऐसे मुझसे लिखवाया। उसको लिखने में मुझे बहुत उलझन हुई। आपके मैं काफ़ी किसी भी विषय पे बहुत जल्दी जल्दी अपनी बातें लिख लेता हूँ, लेकिन अपने बारे में लिखने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। तो मुझे कुछ अनोख भी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। हिलाल ने जो सवाल पूछा है उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये शिक्षा के बारे में मेरा जो रवैया रहा है वो बहुत कुछ मेरे पिता के रवैये से मिलता है। इस तरह से मैं देखा जाए तो मैं इस मामले में अपने पिता का बिल्कुल एकदम बेटा हूँ। मेरे पिता की शिक्षा भी इसी प्रकार हुई थी। मैं एक बहुत छोटे से शहर, उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर इटावा का रहने वाला हूँ, और मेरे पिता के पिता यानी मेरे बाबा जो थे वो पूड़ी बनाने की दुकान चलाते थे। वो पूड़ियाँ बनाते थे और उनकी बनाई हुई देसी घी की पूड़ियाँ दूर दूर तक मशहूर थीं। लोग पूड़ियाँ बनाने आते थे, तो पैतृक रूप से मेरे पिता को भी वही काम करना चाहिए था, और उन्होंने बिल्कुल बचपन में कुछ दिन वो काम किया भी। कढ़ाइयों को साफ़ करना और बाज़ार से सब्ज़ी खरीद के लाना वगैरह वगैरह, सब्ज़ी काटना, आलू काटना, टमाटर काटना। लेकिन जल्दी ही वो उससे उकता गए और वो अपना संतोष व्यक्त करते हुए घर छोड़ कर चले गए। इसको घर से भाग जाना भी कहते हैं। और वो जगह जगह घूमते रहे, लखनऊ गए, दिल्ली गए, और फिर वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और जेल चले गए, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पे उनकी यात्रा हुई। तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा हुई, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हुई और जेलों में हुई। जेलों में वो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के संपर्क में आए और उन्होंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। तो व्यवस्थित रूप से उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, व्यवस्थित रूप से उनकी शिक्षा बहुत ही कम हुई थी। वो जितने दिन इटावा में रहे वो अपने बचपन में, व्यवस्थित शिक्षा उतनी हुई थी। लेकिन जब मैं आज उनके बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। उनकी बहुत अच्छी अंग्रेज़ी थी, बहुत अच्छी उर्दू थी, हिंदी के तो वो पत्रकार और लेखक थे ही, बहुत ओजस्वी वक्ता थे, और बंगला भी जानते थे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक तरह से बंगला भी सीख ली थी। हमारे घर में उर्दू का अखबार आता था,
और वो नियमित रूप से हमारी अम्मा और हमारे पिता, जिनको मैं चाचा जी कहता था, वो लोग उर्दू का अखबार पढ़ते थे। तो उनकी शिक्षा दीक्षा इस प्रकार की हुई। उनके मुकाबले मेरी शिक्षा दीक्षा संस्थागत रूप से कुछ ज़्यादा हुई है, आप BA तक कह सकते हैं। मैं इस्लामिया कॉलेज में पढ़ा कक्षा 12 तक, और उसके बाद में फिर इमरजेंसी में जेल चले गए। जेल से ही BA पार्ट 1 का इम्तहान दिया, और जेल से बाहर निकलने के बाद प्राइवेट BA पार्ट 2 का इम्तहान दिया। उसके बाद पढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि पिताजी जो अखबार निकालते थे उसी अखबार में काम करने लगे, और उसमें प्रूफ रीडिंग से काम करना शुरू किया। और छोटी छोटी खबरें जो अंग्रेज़ी में होती थीं उनका हिंदी में अनुवाद करने के ज़रिए एक तरह से अनुवाद का मुहावरा पड़ा। तो मेरे लिए शिक्षा प्राप्त करना, और BA में मैंने क्या पढ़ा था मुझे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है। अगर मुझसे आप पूछें, पॉलिटिकल साइंस थी मेरे पास, हिंदी साहित्य था मेरे पास विषय के तौर पे, लेकिन उसमें क्या पढ़ा था, कैसे मैंने इम्तहान दिया था, कैसे मुझे नंबर मिले थे, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। हालांकि मेरी याददाश्त कई मामलों में बड़ी तेज रहती है, लेकिन इस मामले में उस पूरे प्रकरण को अपने जीवन के पूरी तरीके से भूल चुका हूँ। और लेकिन उसके बाद मैंने पत्रकारिता कैसे सीखी, ये सब बातें मुझे अच्छी तरीके से याद हैं, क्योंकि उसमें मेरी बहुत दिलचस्पी थी। मेरे पिता भी मुझे पत्रकार बनाना चाहते थे, मैं खुद भी पत्रकार बनना चाहता था, और मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मैं अच्छे अच्छे लेख लिखूं, और पिता मेरे ओजस्वी वक्ता थे, उनकी तरह मैं भाषण दूं। आवाज़ उनकी बहुत बुलंद थी, और संयोग से कुदरत ने मुझे भी कुछ ठीक ठाक किस्म की आवाज़ दी है, तो मैं अकेले में उनकी नकलें उतारा करता था उनके भाषण देने की। बहरहाल वो मेरे आदर्श थे, और बहुत ही सख्त किस्म के पिता थे, बहुत गुस्सा उन्हें आता था, पिटाई विटाई भी खूब जम के किया करते थे, लेकिन उन्हें वो जितना मुझे सिखा सकते थे उन्होंने मुझे सिखाया, और वो मेरे पहले गुरु थे, मैं कह सकता हूँ इस बात को। और जो आपने कहा ना, तो मेरे घर पे बनारसी दास चतुर्वेदी आया करते थे, जो हिंदी के बहुत बड़े पत्रकार और साहित्यकार थे, और बहुत लंबे कद के हुआ करते थे बनारसी दास जी। हम सब लोग उनके पैर छूते थे। तो ये सीख बनारसी दास चतुर्वेदी की दी हुई है कि बेटा, अभिव्यक्ति का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसी के साथ में एक और सवाल पूछूं मैं आपसे, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपके अपने पिता के साथ में वैचारिक मतभेद भी हुए, आपने कई बार इस बात का जिक्र किया, और इसी से मेरे मन में एक सवाल आया कि आपका परिचय मार्क्सवाद से कैसे हुआ? क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपके पिता जो थे वो गांधीवादी थे, और आपका पूरा लेखन, शुरुआती लेखन और बाद में भी अभी भी कहीं ना कहीं पर एक झलक मार्क्सवाद की दिखती है, तो आपका परिचय मार्क्सवाद से कैसे हुआ? देखिए, जो मतभेद हुए वो बिल्कुल इटावा में जो मेरी रिहाइश थी उसके बिल्कुल आखिरी दौर में हुए, बिल्कुल आखिरी दौर में। क्योंकि दरअसल वही वो 4-5 साल थे जब मैं कह सकता हूं कि मैं कुछ विचारों के प्रति सजग हुआ। कुछ राजनीतिक और दार्शनिक किस्म के विचार मुझे लगने लगे कि ये मेरे अपने विचार हैं और इनके ऊपर मुझे दृढ़ होना चाहिए। अन्यथा तो जो मेरे पिता मुझसे कहते थे मैं वो करता था। वो कहते थे इस विषय में लिखो, तो उस विषय में लिखता था। वो कहते थे कि वहाँ चले जाओ, रिपोर्टिंग करो, ऐसा लिखो, इस विषय में संपादकीय लिखो, इस चीज़ का अनुवाद करो। तो जो वो कहते थे वो मैं करता था, क्योंकि वो मेरे नेता भी थे, मेरे गुरु भी थे और पिता भी थे। तो एक तरह से मैं पूरी तरीके से उनकी बौद्धिक अनुकृति था, पूरी तरह से बौद्धिक अनुकृति था। मेरी शक्ल सूरत भी उनसे बिल्कुल ठीक मिलती थी, मेरी आवाज़ भी बिल्कुल वैसी थी, कद काठी भी वैसी थी। लोग भी कहते थे इस बात को कि द्विवेदी का लड़का तो बिल्कुल द्विवेदी जैसा है। बहरहाल, तो उन्हीं दोनों वहाँ पर एक छात्र नेता थे इटावा में, उनका नाम था कमल सिंह, कॉमरेड कमल सिंह हम लोग कहते थे उन्हें। तो वो हमारे अखबार में काम करने के लिए आए कुछ दिनों के लिए। पिताजी उन्हें जानते थे, पिताजी के पास आए तो उन्होंने उनको रख लिया अखबार में काम करने के लिए। और उनसे बातचीत हुई तो उनके ज़रिए मुझे मार्क्सवाद का परिचय प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने बहुत सी छोटी छोटी किताबें जो है मुझे दी पढ़ने के लिए मार्क्सवाद के ऊपर, जो शुरू में हिंदी में थी, फिर बाद में अंग्रेज़ी में भी हुई। फिर मैं उन किताबों को पढ़ता रहा और मुझे बहुत ज़्यादा उसमें लगा कि ये दुनिया को देखने की, इंसान को देखने की, हर राजनीति को देखने की, अपने समाज को देखने की बिल्कुल नई दृष्टि है। तो ये मार्क्सवाद से मुझे ये नहीं पता था कि वो CPI-ML में हैं कमल सिंह। दरअसल CPI-ML के एक गुट से उनको निकाल दिया गया था, तो वो बीच में दूसरे गुट की तलाश करते हुए बीच में कुछ दिनों पत्रकारिता में अपना वक्त निकाल रहे थे।
मुझे नहीं पता था। फिर उन्होंने मुझे चार मजूमदार की रचनाएं पढ़ने के लिए दी, फिर उन्होंने मुझे सरोज दत्त की रचनाएं पढ़ने के लिए दी। तो इन सब से पढ़ के सीधे सीधे जिस चीज़ को मार्क्सवाद कहते हैं वो दरअसल सीपीआई एमएल मार्क का मार्क्सवाद था। तो सीपीआई और सीपीएम के जरिए जाने की बजाय बहुत कम उम्र में ही मेरा सीधा प्रवेश जो है वो सीपीआई एमएल के मार्क्सवाद में हो गया। इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में मैं जेल गया। जेल में बहुत समय था और वहाँ पर चूंकि हम लोग राजनीतिक कैदी थे इसलिए अलग बैरक में रखे जाते थे और मेरी उम्र बहुत कम थी, तो मैं सारे जो राजनीतिक नेता और पत्रकार बैरक में बंद थे उन सबके स्नेह का पात्र था। उनके घर से जो खाना आता था, मिठाई आती थी, सबसे पहले मुझे खिलाई जाती थी, क्योंकि मेरी बहुत कम उम्र थी, दाढ़ी मूछ भी ठीक से नहीं निकली थी। 1975 में क्या स्थिति होगी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वहाँ पर एक बेलूपुर गाँव है इटावा में, वहाँ एक लालजी नाम के सज्जन रहते थे जिनसे हम लोगों का पारिवारिक संबंध था। वो बहुत पढ़ाकू थे, उनके पास बहुत किताबें थीं गांव में ही, और वो दिन रात पढ़ते रहते थे। उनके पास ज़मीन वगैरह थी, कुछ करते नहीं थे, केवल किताबें पढ़ते थे। वो उपन्यास, कहानी और जो भी मिलता था उन्हें पढ़ते थे। तो वो एक बहुत बड़ी सी चादर में बांधकर हर 20-25 दिन में किताबें लाते थे मेरे लिए जेल में, और मुझे किताबें दे जाते थे। और फिर मैं उन किताबों को जेल में पढ़ता रहता था। शाम को वॉलीबॉल खेलता था, दिन में फुर्सत मिलने में शतरंज खेलता था और लगातार किताबें पढ़ता था। उसमें तमाम उपन्यास पढ़ता था, डॉक्टर लोहिया का साहित्य था, गांधी का उसमें साहित्य था, जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा थी मेरी विचार यात्रा, वो मैंने उसी वक्त पढ़ी। और जो विश्व साहित्य था उसका हिंदी में से चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास जो टेल ऑफ द टू सिटीज़ है, दो नगरों की कहानी, वो रजनी पनिक्कर का अनुवाद किया हुआ मैंने उसी में पढ़ा, मुझे याद पड़ता है। अलेक्जेंडर ड्यूमा का उपन्यास थ्री मस्केटियर्स, जो तीन तिलंगे, मुझे आज भी याद है। सर्वेंटिस का उपन्यास, डॉन क्विक्सोट, ये सारे की सारी रचनाएं मुझे उसी उम्र में, उसी जेल में, इमरजेंसी के पीरियड में मुझे पढ़ने को मिली। और तो जब मैं इमरजेंसी में जेल से निकला तो मैं उस वक्त मानने लगा था कि इटावा का मैं सबसे पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई में बड़ा गुरूर था। और वो गुरूर मतलब जो है वो मारपीट और हिंसा की सीमा तक जाता था। तो लोगों से जब बातचीत होती थी, बहस होती थी, और बहस में झगड़े हो जाते थे अक्सर, और मुझे अच्छी तरह याद है उसमें कई बार तमाचेबाजी भी हो जाती थी बहस में। इटावा का माहौल भी काफ़ी आक्रामक और हिंसक किस्म का था, और हम लोग पारिवारिक रूप से बहुत आक्रामक किस्म के व्यक्ति जो बुलंद आवाज़ में बोलने वाले माने जाते थे। तो इस तरह से उस वक्त जो शुरुआती बौद्धिक जीवन था, और मेरा मानना था कि मैंने सारा लोहियावाद पढ़ लिया, हालांकि ऐसी बात थी नहीं, ये सब मुगालता था। मुझे लगता था कि मैंने मार्क्सवाद, माओवाद वगैरह सब पे मेरी पूरी तरह अथॉरिटी बन चुकी है, और मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, हर चीज़, हर बात मुझे आती है। ये बात सही है कि मैंने उस 19 महीने की अवधि में बहुत ज़्यादा पढ़ा था, दिन रात पढ़ा था, लेकिन जो मेरी दावेदारियाँ थीं वो तो बहुत ही खोखली थीं। और लेकिन वो बहुत, आज मैं सोचता हूँ तो बड़ी वो सुखद किस्म की दावेदारियाँ भी थीं। और आजकल के बहुत से विद्वान जिस सुखद स्थिति में रहते हैं, उस सुखद स्थिति में उस वक्त में रहता था कि मुझे बहुत कुछ पता है और सामने वाले को कुछ नहीं पता है, उसे मेरे मुंह से निकलते ही मेरी बात मान लेनी चाहिए।